नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम आप सबों को मेरे इस क्लास में। आज मैं आप लोगों को विटामिन डी, उसके फंक्शंस और उसकी क्या कमी है, इसके बारे में चर्चा करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने विटामिन डी के बारे में जो प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसकी जानकारी मैंने दी है कि विटामिन डी की खोज किसने की है, कहाँ पाया जाता है, किस फूड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, ये मैं आज बताऊंगी। इसको कौन सा विटामिन कहा जाता है, ये विटामिन की खोज किसने की थी, इन सारी बातों के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में जो आप विटामिन डी के बारे में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विटामिन डी के कार्य, इसके क्या फंक्शंस हैं, ये क्या करता है बॉडी में हमारा, और इसकी कमी, डेफिशिएंसी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इस पर ही आज हमारा ध्यान रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप सब चाहे टेट का परीक्षा देने जा रहे हैं, नेट का देने जा रहे हैं, सेट का देने जा रहे हैं, टीजीटी का देने जा रहे हैं, पीजीटी का देने जा रहे हैं, इसमें विटामिन डी हो, ये हो, बी हो, सी हो, जितने भी प्रकार के विटामिन जो मैंने पहले बताए थे, ये इतना महत्वपूर्ण है कि परीक्षा में आएगा ही आएगा। इसलिए आप इसको बिल्कुल मत छोड़ना, छोड़ने वाली बात नहीं है। समझ गए बात को? तो अब हम आपको बता रहे थे इसका फंक्शंस और इसकी कमी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको पता है विटामिन डी वाइट क्रिस्टल्स, सफ़ेद रवा के रूप में मिलता है। आप कहोगे रवा किसको कहते हैं? आपने चीनी देखी है? चीनी क्या होता है? कटा कटा सा लगता है ना? तो उसको कहते हैं रवा। तो क्या है? वाइट क्रिस्टल के रूप में, सफ़ेद रवा के रूप में इसको निकाला गया, जो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल्स बताई है। इसको एंटी रैकेटिक विटामिन भी कहते हैं। एंटी रैकेटिक विटामिन भी इसका नाम दिया गया है, क्योंकि ये रिकेट्स, जो अभी हम आपको बताएंगे, इस रोग का रोधी होता है। अब हम चलते हैं, बिना समय गंवाए हुए अपने काम पर लगते हैं। तो देखिए इसका है कार्य क्या है। पहला है कार्य इसका फंक्शंस। हम दोनों को रिलेट करेंगे, आप ध्यान रखिएगा। एक एक चीज पर आपको ध्यान रखना होगा। मैं रिलेट करूंगी कैसे, ये देखिए। इसका पहला फंक्शन क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करना, सहायता करना। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करना। पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि हम कैल्शियम और फास्फोरस से परिपूरित आहार तो लेते हैं, लेकिन खाने के बावजूद भी पच भी जाता है भोजन, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब तक वो अवशोषित नहीं होगा हमारी बॉडी में जाकर के, हमारे खून में जाकर के, जब तक अवशोषित नहीं होगा तब तक वो अपना कार्य नहीं कर पाएगा। जो कैल्शियम का कार्य है, जो फास्फोरस का कार्य है, क्योंकि अवशोषित ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा? हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स के रूप में बाहर निकल जाएगा। जैसे मल विसर्जन के दौरान बाहर निकल जाएगा, अथवा कई अन्य जगहों में जाके वो जमा हो जाएगा। लेकिन उसका जो मुख्य काम है हड्डियों का निर्माण करना, वो नहीं करेगा। तो ये क्या काम करता है? विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये देखो, जब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तो दूसरा फंक्शन क्या होगा? हड्डियों का ये निर्माण करेगा। इसकी कमी से जब कैल्शियम और फास्फोरस नहीं रहेगा तो हड्डियों का जो निर्माण होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, क्यों? फास्फेट मिलेगा ही नहीं। और कैल्शियम और फास्फोरस ही हड्डियों का निर्माण और उसको मजबूती देता है, तो ये दोनों काम नहीं होगा। तीसरा काम, दांतों की मजबूती में भी विटामिन डी की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक चीज़ याद रखिए, मैंने इसके पूर्व वीडियो में, आगामी वीडियो में आप देखिएगा, विटामिन ए के बारे में मैंने विस्तृत चर्चा की है। तो विटामिन ए जहाँ मिलता है वहीं विटामिन डी मिलेगा। दोनों साथ साथ हैं, तो इसलिए कंफ्यूज होना नहीं है। दोनों जो विटामिन है वो किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील विटामिन है। दोनों वसा में घुलते हैं, पानी में कोई नहीं घुलता। तो जो फंक्शन आपने देखा होगा विटामिन ए का था, उससे डिफरेंट फंक्शन काफ़ी कुछ में विटामिन ए का है। विटामिन ए का आंखों का मुख्य काम था उसका करना, रतौंधी वगैरह से बचाना, और इसका मुख्य काम है हड्डियों को मजबूत करना। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करना है कि ये हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। इसकी अभाव में, इसकी कमी में अस्थियां
विकसित नहीं हो पाती हैं, मजबूत नहीं हो पाती, उनका निर्माण नहीं हो पाता है। तो ये मुख्य काम है, ठीक है। और तीसरा काम इसका जो है महत्वपूर्ण, वो कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का ब्लड में रेगुलेशन करना, नियमन करना। कैल्शियम और फास्फोरस कितना चाहिए रक्त में, इसका जो नियंत्रण है, नियमन है, वो कौन करता है? ये काम विटामिन डी करता है। जब कभी भी आप देखते हो रक्त में हमारा कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है, तो क्या करता है रक्त? रक्त कहता है भाई मुझे दो। कहाँ से मिलेगा? किसके पास है? हड्डी के पास है। तो हड्डियां ही कैल्शियम और फास्फोरस को निकालता है, मतलब खुरच खुरच करके ये कैल्शियम और फास्फोरस मिल जाता है ब्लड में। अब इसको नियंत्रण कौन करता है, कितना निकालना चाहिए? ये काम विटामिन डी करता है। अगर विटामिन डी नहीं रहेगा आहार में, तो मनमाने तरीके से हड्डियों से कैल्शियम और फास्फोरस निकलता चला जाएगा, कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं। मान लो आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं और आपको नियंत्रित करते हैं कि भाई आज 1000 रुपये ही खर्च करना है, इतना ही, से ज़्यादा नहीं खर्च करना है, इससे ज़्यादा खर्च करोगे तो नुकसान हो जाएगा, हड्डियाँ भी दुर्बल हो जाएंगी और आपके किसी काम के नहीं हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जैसे आप अपने बच्चे को 100 रुपये देते हो या 200 रुपये देते हो या 50 रुपये देते हो, उसको नियंत्रित करते हो भाई इतना ही खर्च करना है, इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है, इससे ज़्यादा खर्च करोगे तो बेटा हमारा बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। सिमिलरली परमपिता परमेश्वर ने हमारे बॉडी के फंक्शंस को इसी तरह से नियंत्रित किया है कि कोई न कोई को नियंत्रक बना दिया है। यहाँ पर विटामिन डी को नियंत्रक बना दिया है कि कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों से कितना निकालना है, इससे ज़्यादा मत निकालना, इससे ज़्यादा निकालोगे तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और आपके काम का भी कैल्शियम फास्फोरस नहीं रहेगा। तो ये क्या बड़ा काम कर रहा है? रक्त और फास्फोरस की मात्रा का ब्लड में नियमन करना, रेगुलेशन करना। समझ गए बात को? अब देखते हैं फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि में मदद करना कैसे? ऊपर वाले से रिलेट करो, कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करना। तो जब कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन होता है तो हड्डियां क्या होती? बनती हैं, है ना। और हड्डियां जब बनेंगी तो हमारा शारीरिक वृद्धि होगा, विकास होगा। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के द्वारा ये शारीरिक वृद्धि में विटामिन डी मदद करता है। अब देखो और क्या फंक्शन करता है? रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का पैराथायराइड जो ग्रंथि है, सॉरी पिट्यूटरी नहीं, पैराथायरॉइड ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि जो ग्लैंड है पैराथायरॉइड, उसका ये नियमन करता है। कैसे करता है? जो पैराथायरॉइड ग्रंथियों से हार्मोन निकलता है उस पर इसका नियंत्रण और नियमन होता है। और यह हार्मोन अस्थियों से, अभी मैंने बताया, हड्डियों से कैल्शियम और फास्फोरस को रक्त निकाल करके रक्त में मिला देता है। कौन काम करता है? ये हार्मोन कर रहा है। कौन सा हार्मोन कर रहा है? पैराथायरॉइड हार्मोन कर रहा है। ये इसमें मदद कर रहा है। और ये कब होगा? जब आपके आहार में विटामिन डी की मात्रा होगी, तब होगा। और जो अतिरिक्त है फास्फेट, अतिरिक्त जो फास्फेट है, ये क्या किया? अस्थियों से जब जरूरत पड़ी तो हमारी हड्डियों से कैल्शियम और फास्फोरस को बाहर निकाला। फास्फोरस निकलता है फास्फेट के रूप में, और ये फास्फेट जितना हमारी ब्लड में चाहिए उतना वो रख लेता है, और रिमेनिंग को फिर वापस बदल तो सकता नहीं हड्डियों में जाकर के। तो ये क्या करता है कि हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, पेशाब के माध्यम से ये बाहर निकाल देता है। इसलिए ब्लड में कैल्शियम का जितना लेवल होना चाहिए उतना ही रहता है। अगर कैल्शियम के लेवल ज़्यादा ब्लड में रहेगा तो भी हार्मफुल है, ये मैं आगे बताऊंगी। और कैल्शियम ब्लड में रहना क्यों जरूरी है, ये मैंने आपको बताया था जब मैंने रक्त का थक्का जमने वाली वीडियो बनाई थी और दिखाई थी आपको तब। तो आप देखिएगा, रक्त का थक्का जब जमता है तो उसके लिए कैल्शियम आयन का रहना नितांत आवश्यक है। और ये कैल्शियम आयन कहाँ से आता है? ये कैल्शियम आयन, कैल्शियम आप जो फूड लेते हो, भोजन लेते हो, उनके माध्यम से हमें मिलता है।
अगर आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं होगा, विटामिन डी नहीं होगा, तो किसका है होगा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, किसका, कैल्शियम और फास्फोरस का। तो क्या करेगा, हड्डियों से निकालेगा खुरच खुरच के। और इसी कारण आप देखते हो ना, हमारे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत टिटेनी हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, कहते हैं ना हाथ पैर बड़ी खींच रहे हैं, खूब मसल्स क्रैम्प हो रहा है ना, ऐठन हो रही है पैरों में, कमर में ऐठन हो रही है। क्यों हो रही है? साइंटिफिक रीजन है। इसीलिए हो रही है कि जब रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा कम हो जाता है तो हड्डियों से खुरच खुरच करके कैल्शियम और फास्फोरस निकलता है और रक्त में मिलता है। और इस खुरचने के दौरान जब ये अंतर प्रक्रिया होती है, शरीर के भीतर की प्रक्रिया होती है, तो फिर वो दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, ऐठन होता है। देखते हो अपन लोग को हो ही जाता है। ये एक रीजन है, ठीक है, समझ गए बात को। इसके बाद ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का ये संश्लेषण करता है। कैसे करता है प्रोटीन का संश्लेषण? हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम की वीडियो बनाई थी और आपने देखा होगा, तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा इस तरह का रहता है, उसके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अमीनो अम्ल, उन सब का ये इस म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा उसका क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम हो रहा है। अब देखो, कई बार क्या होता है, विटामिन डी साइट्रिक एसिड इन ब्लड में साइट्रिक एसिड की मात्रा को कई बार इसका कार्य है साइट्रिक एसिड की मात्रा को बढ़ा देता है। इस कारण रक्त का जो निर्माण है वह स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। समझ गए? इसके बाद लास्ट फंक्शन इसका देखो, ब्लड में अल्केलाइन फास्फेट को रेगुलेट करता है। बॉडी फास्फेटेज एक एंजाइम है, फास्फेटेज, फिर से सुन लो, फास्फेटेज पहले भी पढ़ाया था, तो जहां एज लगता है वो एंजाइम है। तो ब्लड में अल्केलाइन फास्फेटेज को ये बढ़ा देता है, को नियंत्रित करता है, जिसके कारण हमारे शरीर की जो रक्त और ब्लड के बीच में, रक्त और हड्डियों के बीच में कैल्शियम और फास्फोरस का सही संतुलन बना रहता है और हमारा बॉडी ठीक प्रकार से काम करता है। तो इसके ये रहे फंक्शंस। रक्त में जो अल्केलाइन फास्फेट है उसका ये फास्फेटेज का रेगुलेशन करता है। तो इसका ये रहा फंक्शन। अब ये देखो, जिसके कारण इस एंजाइम जो फास्फेटेज एंजाइम है वह अस्थियों में भरण पोषण और उसके मैट्रिक्स के निर्माण के लिए यह जरूरी है। कौन से? अल्कलाइन फास्फेटेज। और इसका नियमन कौन कर रहा है? आपका विटामिन डी। अगर ये नहीं रहेगा तो जो मैट्रिक्स है हड्डियों का, उनका निर्माण ठीक प्रकार से नहीं होगा और उनका जो हड्डियों का भरण पोषण के लिए जो चाहिए, कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, विटामिन डी चाहिए, ये अगर होगा तभी हड्डियां हमारी विकसित होंगी, अन्यथा हमारी हड्डियां का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। कमी से रोग देखो, कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में यह सहायक होता है। तो इसकी कमी से एक तो रोग होता है जो हमको बार बार आपको बता रहे हैं, बच्चों में रिकेट्स। इस रोग का नाम है रिकेट्स। बड़ों में होता है, जो गर्भवती माता है, धात्री माता है, उनमें ऑस्टियोमेलेसिया, बार बार बताई हूं मैं आपको, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मृदुलता। और हमारे जैसे बुजुर्ग में और हमसे भी ज़्यादा बुजुर्ग में उनमें हो जाता है ऑस्टोपोरोसिस। तो क्या होता है? ऑस्टोपोरोसिस की स्थिति में हड्डियां की सघनता, जो कंपैक्ट होना चाहिए, हड्डियां मजबूत होना चाहिए, वो हो जाती हैं पोली, खोखली, जगह जगह उसमें
पोरस हो जाता है, छिद्र हो जाता है। इसीलिए आप देखते हो कि कई बार बुजुर्ग जब गिर जाते हैं बाथरूम में या पलंग पर से या कहीं घर में फिसल के गिर जाते हैं तो उनकी हड्डियां पक्का टूटती हैं। कूल्हे की टूट जाएंगी या कमर की टूट जाएंगी या हाथ की टूट जाएंगी, टूट तो जाती हैं और जुड़ती भी देरी से हैं। क्यों देरी से जुड़ती हैं? क्योंकि उनकी हड्डियों में जो निर्माण का कार्य होना चाहिए वो नहीं होता है। कैल्शियम फास्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो नहीं होता है, इसलिए हड्डियां देर से जुड़ती हैं और जल्दी टूटती हैं बुढ़ापा में। इसीलिए कहते हैं वृद्ध लोगों को विटामिन डी युक्त आहार देना चाहिए और वृद्धावस्था में दूध दही जैसे जो कैल्शियम से प्रचुर भोजन है उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। समझ गए? तो ऑस्टियोपोरोसिस समझ में आ गया वृद्धों में। और जो गर्भवती माता है, धात्री माता है, उनमें ऑस्टियोमेलेसिया जिसको हम अस्थि मृदुलता बोलते हैं, अस्थि दुर्बलता बोलते हैं, उस स्थिति में क्या होता है, चूंकि गर्भवती माता के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है तो भी तो मां से ही पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, तो बच्चे के विकास के लिए भी कैल्शियम चाहिए। माता के आहार में कैल्शियम है नहीं तो बालक तो है चाहे नहीं है, बालक तो स्वार्थी होता है, वो तो कहते भाई तुम्हारे पास है कि नहीं है मैं नहीं जानता, मैं तो लूंगा आपसे, है ना। हर बच्चे लेते हैं ना, तो माँ के पेट से ही बच्चा लेना शुरू कर देता है। तुम कहाँ से लाओगे मुझे पता नहीं। तो कैल्शियम और अगर फास्फोरस नहीं रहता है तो माँ की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि बालक जो उसके भीतर पल रहा होता है उसे तो कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए उसके स्वयं के बॉडी के निर्माण के लिए, तो लेगा और इधर माँ की हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। ठीक है। अब एक चीज़ मैंने बताई थी आपको, इसकी कमी से टिटेनी हो जाता है। टिटेनी क्या हुआ अभी बताया मैंने, जब कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो क्या होगा, हड्डियां से खुरच खुरच के कैल्शियम और फास्फोरस बाहर निकल रहा है। कहाँ जा रहा है? रक्त में मिल रहा है। तो खुरचने के दौरान जो रासायनिक प्रक्रियाएं हमारी बॉडी के भीतर हो रही हैं, इसी कारण हमें टिटेनी होता है, हाथ पैरों के पेशियों में दर्द होता है, ऐंठन होता है, कई बार लगता है जैसे हड्डियां हमारी भीतर से टूट रही हैं, तो ये टिटेनी कहलाता है। इसके बाद दांतों का सड़ना, डेंटल कैरीज, विटामिन डी के अभाव में दांत भी हमारे सड़ने लगते हैं, क्योंकि हमारा जो डेंटाइन पार्ट है, सफेद पार्ट, बाहर का एनामेल पार्ट और डेंटाइन पार्ट, इसमें क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट। लेकिन जब इसकी कमी रहेगी तो न कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो पाएगा न फास्फोरस का हो पाएगा। परिणामतः क्या होगा कि हमारे दांत सड़ने लग जाएंगे। अब बालकों में क्या होता है, इस पर आप विशेष हम चर्चा करते हैं। बालकों में होता है रिकेट्स। रिकेट्स के बहुत सारे लक्षण हैं, बहुत सारे लक्षण होने के कारण उसको एक नाम दिया गया है रिकेट्स। जैसे आपने एड्स के बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन उसका एक सम्मिलित मिला करके एक नाम दिया गया है एड्स। इसी तरह से रिकेट्स बालकों में होता है, और रिकेट्स बालकों में जो होता है इसके क्या लक्षण होता है इस पर हम चर्चा करते हैं। तो ये देखो, पहला काम क्या होता है, बालक का जो ललाट होता है ना, कई बार आप देखोगे कि बालक का ललाट है ये बाहर की ओर निकल जाता है, अगर विटामिन डी नहीं रहती है तो उसकी कमी से, रिकेट से लक्षण है। ललाट बाहर की तरफ उभरा हुआ रह जाता है, और कई लोगों में तो आप देखोगे जीवन पर्यंत रहता है, बिल्कुल बाहर की ओर निकल जाता है। क्यों? अपने को क्या पता रहता है कि विटामिन डी है या नहीं है। अज्ञानतावश ना तो माता के आहार में रहता है भोजन में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी, और न बालकों को पर्याप्त मात्रा में खिला पाते हैं, अपनी गरीबी के कारण, अज्ञानता के कारण, या कुछ और कारण हो सकता है बच्चा ही ज़्यादा बीमार है तो नहीं खा पाता है, तो उसकी जो ललाट वाली अस्थि है वो बाहर की ओर निकल जाती है, उभर जाता है। दूसरा क्या होता है, इसका जो बीच वाला जिसको हम लोग बोलते हैं तालू, नहीं बोलते ये वाली, बच्चे का तालू देखना हाथ लगा करके, तो ये वाली चीज़ होती है ना, बहुत धंसता है, ऐसा लगता है जैसे उसको उंगली दबाओगी तो भीतर की ओर धंस जाएगा, फट जाएगा। इसको जो फ्रंटल बोन होता है वहाँ पर एक गड्ढा सा होता है, और एक गड्ढा देखोगे दबाओगे ना तो उसमें से ऐसे लग रहा है जैसे कि फक फक जैसी लगती है, मुझे तो ऐसा ही एहसास होता है। इसलिए कह रही हूँ कि फ्रंटल बोन जो है ना देरी से भरता है और ये गड्ढा बना हुआ रहता है। ये भी रिकेट्स के लक्षण है, जिसके आहार में, जिन बालकों के आहार में कैल्शियम और फास्फोरस नहीं रहता है। इसके बाद ये देखो, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों के निर्माण में मदद करता है, क्योंकि यह जो हड्डियां की मैट्रिक्स है उनका निर्माण करता है। अगर इसकी कमी नहीं होगी तो हड्डियों के में मैट्रिक्स का निर्माण नहीं हो पाएगा। इस कारण
आपकी हड्डियां सॉफ्ट हो जाएंगी, मुलायम हो जाएंगी, चपटी हो जाएंगी और चौकोर हो जाएंगी। मतलब हड्डियां डिफॉर्म्ड हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं। हड्डियों का जो मूल शेप होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, विकृत हो जाता है। और इसके और कमी से क्या कारण होता, इसके और क्या लक्षण है रिकेट्स के? लंबी हड्डी का सिरा बढ़ जाना। लंबी हड्डी कौन सी है? हमारे हाथों की है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमरस, यही कहते हैं ना, ह्यूमरस ही है हड्डी, हाथ वाली हड्डी। इसी तरह से टीबिया और फिबुला, जांग वाली हड्डी, और आपके घुटने से नीचे वाली हड्डी, टेहुना जिसको बोलते हैं उसके नीचे वाली, ये लंबी लंबी हड्डियां हैं। रेडियस, अल्ना, ये सब छोटी हैं, लेकिन ये बाहों वाली जो हड्डियां हैं, ये हड्डियां हमारी लंबी हड्डियां होती हैं। तो इनका सिरा बढ़ जाता है, और सिरा बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं होता। जब सिरा बढ़ जाएगा तो हड्डियां डिफॉर्म हो जाएंगी। और इसके क्या लक्षण है? बच्चों के जो टांगे हैं वो धनुष कमान की तरह टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे टेढ़ा हो जाता है, कमान की तरह टेढ़ा हो जाता है, विटामिन डी की कमी के कारण। क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण नहीं हो पा रहा है, इस कारण हड्डियों का जो शेप है वो नहीं ठीक प्रकार से हो रहा है, और इसी का परिणाम है कि बच्चों की हड्डियां कमान की तरह ऐसे हो जाती हैं। देखते हो कई बच्चे हड्डियां इस तरह के हो जाती है छोटे बालकों में, जिसको हम कहते हैं बोर्ड लेग, टेढ़ा पैर हो जाता है, कमान की तरह टेढ़ा हो जाता है। और इसके और क्या लक्षण है? पसली की जो हड्डी है, पसली तो जानते हो, रिब्स, छोटे बच्चों में गिन सकते हो, बड़े बच्चों में गिन सकते हो। जो दुर्बल व्यक्ति होते हैं उसकी सारी रिब्स आप गिन सकते हो, जो इस तरह से होती है ना, अपने इस तरह से होता है रिब्स अपनी बॉडी में, पसलियां। तो पसलियों का जो आकार है वो परिवर्तित हो जाता है, और ये कैसे मोती की तरह दिखने लगता है, ऐसे 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 रिब्स में मोती जैसा दिखने लगता है। मोती जैसा जगह जगह आप गिन सकते हो। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं ना, मालनरिश्ड बच्चे होते हैं, और जिनमें विटामिन ए, विटामिन डी और कैल्शियम फास्फोरस की कमी होती है, उनकी हड्डियों में इस तरह का कुछ देखने को आपको मिलता है। मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए, ये हड्डियां, ये रिब्स हैं अपना। ये रिब्स कैसे हो जाएंगे? मोती की तरह हो जाएंगे, ऐसे ऐसे गिन सकते हो आप। जैसे मोती होते हैं ना छोटे छोटे गोल गोल, वैसी उनकी हड्डियां जो है पसलियों की हो जाती हैं, ऐसे हो जाते हैं। और पैर कैसा हो जाता है रिकेट्स की स्थिति में? ये पहचान है, एग्जाम में आता है भैया, ध्यान रखना। ऐसे हो जाता है, बो लेफ्ट, कमान की तरह। धनुष का कमान कैसा होता है? टेढ़ा सा, उसी तरह से हो जाता है ये। अब इसके बाद इसका और क्या लक्षण है? और इस वर्ड को, जो मोती जैसा आपको देखने को मिलता है, इसको हम मेडिकल टर्म्स में रैकेटिक रोसेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रैकेटिक रोसेरी। आपको दिख रहा होगा, रैकेटिक रोसेरी इसको बोला जाता है। अगर विटामिन डी की कमी से आए क्वेश्चन कि रैकेटिक रोसेरी किसके कारण होता है, तो विटामिन डी के कारण से होता है। बोर्ड लेप किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण से होता है। फ्रंटल बोन देर से क्यों भरता है? विटामिन डी की कमी से भरता है। बोन्स, जब हड्डियां चपटी और चौकोर हो जाती है, किसके कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। और इतना समझ में आ गया? अब देखो, इसके बाद बालक की छाती का हड्डी, कबूतर का देखो, कबूतर की हड्डी की तरह आगे की ओर निकल जाता है। कबूतर की हड्डी क्या होता है? छाती की हड्डी इस तरह से रहता है, दोनों तरफ से दबा हुआ रहता है और बीच में उठा हुआ रहता है। तो ये विटामिन डी की कमी से छाती की हड्डी में एक ओर उभार हो जाता है, दूसरे ओर दब जाता है, जिसको हम कहते हैं पिजन चेस्ट। छाती की हड्डी को उभर जाना, इसको कहलाता है पिजन चेस्ट। कबूतरों की तरह हड्डी ये उसका छाती हो जाएगा बालक का, रिकेट्स का लक्षण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद कर लेना, पढ़ लेना, पिजन चेस्ट, ठीक है। और पेल्विक गर्डल, जो आपके पेल्विक हड्डियां जानती हो ना, श्रोणी मेखला जिसको बोलते हैं, कमर के नीचे वाली जो हड्डियां होती हैं, है ना, तो पेल्विक गर्डल का डेवलपमेंट ठीक प्रकार से नहीं होता है। ये तो हो गया आपका मुख्य कमी के कारण उत्पन्न रोग। इसके अलावा क्या होगा?
जब उसके इतनी परेशानी है बालक को, तब क्या होगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, बालक थकान थकान महसूस करेगा, थका हुआ सा महसूस करेगा, अच्छी नींद नहीं आएगी, साउंड स्लीप नहीं होगा, अच्छी देर तक नहीं खूब मतलब जो 6-8 घंटा तक सोना चाहिए बालक को, नहीं सो पाएगा। और कई बार क्या है कि सोते सोते जग जाएगा, चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा। अचानक से नहीं होता, बालक सो रहा है और सोते सोते अचानक से उठ गया और रोने लग गया रात में। माँ कहती है मेरे बेटे को क्या हो गया। कई लोग कहते हैं कि अरे इसको तो भूत पकड़ लिया, कई लोग कहते हैं इसको ओझा के पास ले चलो, झड़वाओ फड़वाओ। ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, ये अपने आहार में विटामिन डी की कमी के कारण हो रहा है, जिसके कारण अन्य दूसरे जो पोषक पदार्थ हैं उनका अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। तो बालक में क्या हो जाता है, वो ठीक प्रकार से गहरी नींद नहीं ले पाता है। सोते समय गहरी नींद के बीच में भी वो जाग जाता है और रोने लगता है। उसका मसल डेवलपमेंट, जो मांसपेशियां हैं उनका विकास रुक जाता है, रिटार्टेड हो जाता है और उनके जॉइंट में सूजन आ जाता है। तो ये रहा आपको कौन सा, कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण में एट ए ग्लांस देखते हैं विटामिन डी का क्या क्या है। तो कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण में सहायक है, अस्थियों के निर्माण में जरूरी है, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है और ब्लड में, रक्त में कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा को रेगुलेट करता है, फिजिकल ग्रोथ में मदद करता है, पैराथायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अगर रक्त में साइट्रिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो रक्त का निर्माण भी धीमा हो जाता है। ब्लड में अल्कलाइन फास्फेटेज होता है जो उसका नियमन करता है और इसी के कारण फिर कितना फास्फेट हमारा बॉडी में चाहिए उतना ही ब्लड में रखता है। ज़्यादा रखेगा तो ब्लड के लिए नुकसानदायी होगा और हमें दूसरी डिजीज उत्पन्न हो जाएंगे। कमी से क्या रोग होगा, ये मैंने आपको पहले बताया, टिटेनी हो जाएगा, वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, गर्भवती माता में ऑस्टियोमेलेसिया हो जाएगा, बालकों में रिकेट्स हो जाएगा। रिकेट्स के क्या लक्षण है, तो पहले याद करो, ये जो ललाट है उभरा हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद है जो फ्रंटल बोन, ये देरी से भरेगा, दबा हुआ रहेगा, है ना। और तीसरा क्या है, उसकी जो पैर है बो शेप्ड हो जाएगा, कमान की तरह। छातियाँ कैसी हो जाएंगी, उसकी जो छाती देखोगे तो कबूतर की छाती की तरह हो जाएगा। और पसली देखोगे तो उसे मोती जैसे जैसे बीच बीच में दिखाई पड़ेंगे, मोती जैसे उभार दिखाई पड़ेगा, जिसको हम रैकेटिक रोसेरी कहते हैं। और क्या होगा, ये जो आपके घुटना, जॉइंट्स, कलाई, इसकी हड्डी चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि हड्डियों का फॉर्मेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। कमी है, फॉर्मेशन ठीक प्रकार से हो नहीं पा रहा है, तो ये बीमारी होगी। और फिर जो आपके पेल्विक गर्डल है, जिसको हम श्रोणी मेखला कहते हैं, वो ठीक प्रकार से उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। लंबी हड्डी का सिरा बढ़ जाता है। और इसके बाद जब इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं तो देखो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी आ जाएगा, पाचन तंत्र में गड़बड़ी आ जाएगी, भूख नहीं लगेगा, उल्टी हो जाएगा, कई बार दस्त हो जाएगा। जो भी पाचन संबंधी विकार हैं वो हो सकते हैं, हो जाते हैं। थकान हो जाएगा, जल्दी जल्दी थक जाएगा बच्चा, सुस्त रहेगा, फुर्तीला नहीं रहेगा, खेल नहीं पाएगा, गहरी नींद नहीं ले पाएगा, सोते सोते जाग जाएगा, मसल डेवलपमेंट उसका डिक्रीज हो जाएगा और जॉइंट में सूजन आ जाएगा। तो ये रहा आपका विटामिन डी के बारे में डिटेल से आपकी चर्चा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दूसरे बच्चों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि विद्या देने से बढ़ती है, घटती नहीं है। अगर आप किसी को 1000 रुपये दे देते हो पॉकेट से तो आपका 1000 रुपये चला जाता है, लेकिन अगर अपने 1000 रुपये की जगह पर 1000 लोगों का अपनी नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट किया, अपनी नॉलेज को बांटा, तो सोचो कि वो उतना ही गुना बढ़ करके आपके दिमाग के कंसेप्ट को क्लियर करेगा। इसलिए आपस में डिस्कशन करिए, जहाँ कमी है एक दूसरे से पूछिए, और उसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू, फिर मिलते हैं।